टिहरी में खिला कमल, कांग्रेस को मिली मार, सरकार से नाराजगी या अपनों की भीतरघात, महारानी के सिर ताज। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई साहब, और लंबे वक्त से चल रहे कयासों पर भी विराम लग गया। यूं कहें पानी फिर गया, सारे समीकरण उलट गए। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार महारानी माला राजलक्ष्मी शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के बेटे साकेत बहुगुणा को करारी शिकस्त देते हुए टिहरी उपचुनाव में विजयी बनने का गौरव हासिल कर लिया। अब इतने हाई प्रोफाइल चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस खेमे में मायूसी पसर गई, तो दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। लेकिन जश्न और मायूसी से परे सवाल यह उठता है कि जिस कांग्रेस की उत्तराखंड और केंद्र में सरकारें हैं, उसी कांग्रेस को हार का मुंह क्यों देखना पड़ गया? आखिर वो कौन से पहलू थे जहां कांग्रेस कमजोर साबित हुई और नतीजा हार के तौर पर सामने आया? टिहरी में खिला कमल, कांग्रेस को मिली मार, सरकार से नाराजगी या अपनों की भीतरघात, महारानी के सिर ताज। तो साहब, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार महारानी माला राजलक्ष्मी शाह जी ने टिहरी का मैदान मार लिया है। उन्होंने कांग्रेसी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बड़े बेटे साकेत बहुगुणा को 22,431 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा जमा लिया। और टिहरी की जनता ने अपनी महारानी के सर जीत का ताज सजा दिया। 13 अक्टूबर की सुबह जब टिहरी का हिसाब किताब करने के लिए ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हुई, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों में लोगों की धड़कनें तेज होने लगी। लोकसभा की सीट बेशक एक हो, लेकिन इस एक लोकसभा सीट 14 विधानसभाएं हैं। लेकिन जीत हार के रिजल्ट के लिए जरूरी था कि सभी इलाकों के आंकड़े एक साथ समेटे जाएं। जैसे ही अलग अलग इलाकों से आंकड़े आने शुरू हुए, करीब 3 घंटे की मतगणना से लगा कि टिहरी का मैदान कांग्रेस ही मारेगी। लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होने लगी, कमल खिलने लगा। और कांग्रेस के खेमे में मायूसी छाने लगी और महज कुछ वोटों का फासला बढ़ते हुए 20,000 के पार चला गया। फाइनल रिजल्ट आया तो बीजेपी के हिस्से 2,45,292 वोट आए, जबकि कांग्रेस के हिस्से 2,22,661 वोट आए। यानी बीजेपी ने कांग्रेस को 22,431 वोटों से मात दे दी। बीजेपी की लहर कुछ ऐसी थी कि कुल 14 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक यानी चकराता में ही कांग्रेस को बढ़त मिल पाई, जबकि बाकी जगह उसे हार का मुंह देखना पड़ा। बहुगुणा खानदान और टिहरी रियासत की लड़ाई में जनता ने एक बार फिर राज परिवार पर अपना भरोसा जताया है। हालांकि कांग्रेस ने इनोवा गाड़ी के सपने दिखाए थे, लेकिन जनता ने एक बार फिर पुरानी एंटीक एम्बेसडर कार पर अपना भरोसा किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महारानी एम्बेसडर से नीचे उतरकर पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में कितने लोगों की सेवा कर पाएंगी। कैमरामैन सोहन सिंह परमार के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। और अब से कुछ देर पहले साकेत बहुगुणा ने चुनाव हारने के फौरन बाद समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उस बातचीत में साकेत बहुगुणा के तेवर क्या थे, क्या उन्होंने कहा, ये आप सब जानना चाहते होंगे, क्योंकि ये चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल था। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा की जीत को जिस तरह से प्रचारित किया गया कि नहीं जीत गए, लेकिन जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। और क्या जोर का झटका जनता ने दिया है साकेत को। साकेत ने क्या कहा हारने के बाद, सुनिए। जी हाँ, ये सच है कि कांग्रेस हार चुकी है और मेरे साथ साकेत बहुगुणा जो महारानी से लगभग 22,500 वोटों से पीछे रहे और चुनाव हारे हैं। आप किस तरह देखते हैं और जो ये तमाम क्या वजह मानते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं महारानी साहब को बधाई देना चाहूंगा। जिन 2 लाख मतदाताओं ने उत्तरकाशी, टेहरी के और खास तौर से चकराता के जिन्होंने साकेत के पक्ष में वोट किया, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं।
और मुझे ऐसा लगता है कि देहरादून की जनता इस बार थोड़ा हमसे नाराज रही और जो भी मुद्दे थे उनकी नाराजगी के, उसमें हम उन्हें समझाने में असफल रहे। तो मेरी अब पूरी कोशिश ये रहेगी कि उनके बीच रह के उनकी नाराजगी दूर की जाए। यानी कहीं ना कहीं शहरी मतदाता था जो था, जिसको गैस से प्रभाव पड़ता था, उसने अपनी, या फिर किसी जो महंगाई के मुद्दे हैं उनसे प्रभाव पड़ता था, उसने अपनी नाराजगी दिखाई है। अब देखिए, ये तो पता चलेगा, आज ही चुनाव का रिजल्ट आया, अभी क्या मुद्दे थे ये तो कुछ समय में सामने आ जाएंगे। पर वो यदि महंगाई हो या यदि गैस हो, वो जो भी मुद्दे होंगे हम लोग उनको समझाने की कोशिश करेंगे और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। साकेत भाई, क्योंकि आपके चुनाव के दौरान ऐसे ऐसे बयान आए कि अगर एक सीट नहीं भी जीते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको लगता है कि ऐसे नेताओं को अब टेप लगाना चाहिए इनके मुंह पे? नहीं, देखिए, मैं इन सब नेताओं से बहुत छोटा हूं कद में और मैं इनके ऊपर किसी भी नेता पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना उचित समझता। और मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जी का, यशपाल आर्या जी का खास तौर से, और जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने इस चुनाव अभियान में मेरे साथ दिया। और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी नेता पे कोई टिप्पणी करना उचित होगा। अच्छा, हार के कुछ समीक्षा होगी, कुछ तमाम ऐसे लोगों पर कुछ ना कुछ तो वो किया जाएगा जिन्होंने, ये सवाल अध्यक्ष जी के लिए ठीक है। मैं तो देखिए उस हायरार्की में बहुत छोटा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इस पे कोई भी कमेंट करना ठीक होगा। यदि हार की समीक्षा होती है, यदि उसमें से जैसे आप कह रहे हैं ये कोई कारण होता है, तो ये पार्टी डिसाइड करेगी। मैं तो खाली ये जानता हूं कि देहरादून की जनता ने साकेत बहुगुणा की बात नहीं समझी है और साके विचार नहीं समझ पाए हैं, और साकेत बहुगुणा की कोशिश रहेगी कि अब तक उनके विचार या उनकी नाराजगी दूर करे और अपने विचार उन तक पहुंचाए। ऐसा क्यों रहा कि पहाड़ के लोग आपकी संदेश समझ गए और बिल्कुल जो आपके सीएम आवास के भी आसपास और जहां आपके पहुंचने की भी बहुत अच्छी संभावना है, लगातार आप पहुंच भी रहे थे, कहीं ना कहीं उनको आप क्यों नहीं समझा पाए? ये पहुंचने से नहीं होता। देखिए, ये एक ट्रेंड होता है, ये एक पैटर्न होता है। पहाड़ में कांग्रेस के प्रति एक पैटर्न था, एक लोगों का रुझान था, तो वो रुझान पहाड़ में रहा। और यदि आप देखें तो वो पहाड़ में चक्राता तक आया। और देहरादून के जो हमारी 6 सीटें हैं उनमें एक रुझान अलग जनता ने मन बना लिया था, तो वही रुझान देहरादून की जनता का 6 सीटों पे चला। तो मुझे ये नहीं लगता कि हम किसी को समझा पाए या नहीं समझा पाए। मुद्दे एक ही थे, भाजपा के भी हमारे भी, बट ये है कि देहरादून की जनता तक हम अपने पक्ष ठीक से लगता है मुझे नहीं रख पाए। हार को अप्रत्याशित मानते हैं? बिल्कुल, इसमें क्या, इसमें हार स्वीकार करते हैं और हार से भी सबक सीखेंगे और जो कमियां रहेंगी उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। यानी गिरते हैं सहसवार मैदान जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल गिरते हैं सवार। और इसमें कोई, हर मुकदमे में हार जीत होती है, हर चुनाव में हार जीत होती है। और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अपने युवा टीम से भी कहना चाहूंगा कि इससे बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेरा साथ दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके साथ रह के कंधे से कंधा मिला के यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, वो दूर करने की कोशिश करूंगा। साकेत भाई, सक्रिय राजनीति में आगे भी इसी तरीके से जुटे रहेंगे? बिल्कुल जुटे रहेंगे। देखिए, 2 लाख लोगों ने भरोसा दिखाया है, उनका भरोसा साकेत बहुगुणा तोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, वकालत जरूर करनी है, क्योंकि घर चलाना है, तो वकालत भी करेंगे। और वकालत के बीच में और राजनीति के बीच में एक बैलेंस बना के एक बराबर समय बांटने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये थे साकेत बहुगुणा जी, जिनका कहना था वकालत भी करेंगे लेकिन उसके साथ साथ राजनीति का दामन नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। जी, तो बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं कि जो हार जीत है मुकदमे में भी होती है और राजनीति में भी, यानी अंदर का जो वकील है अभी वो पूरी तरह से राजनेता में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है साकेत बहुगुणा के भीतर का। कह रहे हैं कि साहब देहरादून की जनता को समझा नहीं पाए। साकेत भाई, आपके पिताश्री और पूरी सरकार देहरादून से ही चलती है, और अगर आप राजधानी के लोगों को नहीं समझा पाए तो पूरे उत्तराखंड की बात तो छोड़ दीजिए। खैर, विजय प्रत्याशी महारानी माला राजलक्ष्मी शाह जी ने क्या कहा, एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे भी की हमारे संवाददाता राहुल शेखावत ने, वो भी देख लेते हैं। टिहरी की जनता ने महारानी माला लक्ष्मी को अपना सरताज सुनाया। बातचीत करते हैं। मैम, आपकी जीत हुई है, किस रूप में देखती है? टिहरी की जनता ने आपको अपना सरताज चुना है, किस रूप में देखती है? मैं उन लोगों के लिए, मेरे तरफ से हमारे परिवार हमेशा उनके साथ होंगे और हम उनके लिए आगे बढ़कर काम करेंगे। धन्यवाद। आपके ऊपर काफी लगातार मतलब प्रहार किए गए थे व्यक्तिगत तौर पे, जो सीएम द्वारा, किस रूप में? वेल, दैट डजंट मैटर, उसमें मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहे कोई मुझे वो जो भी कुछ कहना चाहे कहने दीजिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जीत गए हैं, जो भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो ये जीत हुई है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? हमारे पार्टी को, हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ता को और हमारे पूरा टिहरी लोकसभा पब्लिक को और सब आप लोगों को। सीएम ने कहा था कि इनोवा गाड़ी और एम्बेसडर की बात की तो पहाड़ में एम्बेसडर गाड़ी दौड़ेगी। देखिए,
एम्बेसडर गाड़ी तो एंटीक है, इनोवा गाड़ी नया है, तो वैल्यू एंटीक का है या नया का है आप लोग जानते हैं। थैंक यू। आपके साथ आपका परिवार हम बातचीत करना चाहेंगे। आप भी बताएंगे जो आपकी आज महारानी की जीत हुई आज महारानी की जीत हुई है किस रूप में देखते हैं? हाँ जी, आज जो महारानी की जीत हुई है आप किस रूप में इसको देखते हैं? मैं बहुत अच्छा इसको देखता हूँ कि सेंटर के लिए बहुत अच्छा है और कांग्रेस की एंटी कांग्रेस एक वेव जो चली है वो यहाँ से शुरू हुई है और ये बहुत अच्छा है टेरी के लोगों के लिए कि इनका अच्छा कल्याण होगा, काम होगा। यहाँ पे खूब डेवलपमेंट की खूब उम्मीद है। लोग हमारे साथ काम करने वाले जितने भी है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी हमारी टीम अच्छी है यहाँ पे और भाजपा का बहुत अच्छा काम पास में भी किया है, आगे भी चल के करेंगे। हमारे साथ और परिवार के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए मैम जीत हुई है किस रूप में देखती है? बहुत अच्छी बात है। मेरे सब परिवार है यहाँ पर, सब आप लोगों की वजह से हुई है और सब भगवान की दुआ से हुई है और पार्टी और क्या, बस हमेशा ऐसा कपड़ा रहे और ऐसा। आप देख सकते हैं ये थी महारानी महालक्ष्मी जिनकी जीत के बाद जो काफी खुश है। उनका कहना है कि टिहरी की जनता ने उन पर विश्वास जताया और जिन्होंने उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर प्रहार किए थे उसको एक सही जवाब दिया। कैमरामैन सोन परमार के साथ में राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बिशन सिंह चुफाल साहब मौजूद हैं। चुफाल साहब बहुत बहुत बधाइयां, बहुत नाचे लगता है, थकान दिख रही चेहरे पे जी। ढोल नगाड़े की थाप पर बहुत नाचे हैं आप, बहुत जश्न मनाया, थकान दिख रही है चेहरे पर। जी, कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साहित है कार्यकर्ता जी। अच्छा ये बताइए कांग्रेस से चीजें गड़बड़ कहां हो गई, आप क्यों जीते ये मैं आपसे जानूंगा। 1 घंटे का विशेष प्रोग्राम है, खूब आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन कांग्रेस से गड़बड़ कहां हो गई प्रदेश की जनता, देश की जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि जो चीजों को प्रोजेक्ट किया गया वो ऐसा कह रहे जीत गए, ऐसे चीजों को प्रोजेक्ट किया गया। देखिए कांग्रेस को जो टिहरी की, बोलिए। तो कांग्रेस की जो टिहरी के उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में टिहरी की जनता ने कांग्रेस की सरकार के जो 7 महीने का कार्यकाल रहा उसके खिलाफ टिहरी की जनता ने वहां पर वोट दिया, क्योंकि 7 महीने के अंतर्गत कांग्रेस ने प्रदेश के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया। कोई भी विकास का जो चक्का था, विकास का चक्का बिल्कुल जाम हो गया था। जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सरकार में लिया था, उन निर्णयों को लोक जनकारी जो निर्णय थे उन निर्णयों को केवल पलट देना इस सरकार का इस 6 महीने का कार्यकाल में रहा था। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था इसमें। कांग्रेस के पास यदि कोई मुद्दा होता तो उसमें मंचों से कहते कि भाई हमने 6 महीने के अंदर एक काम किया और पिछले 2 बार सांसद भोगड़ा जी रहे, टिहरी के लिए काम किया, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा न होने के कारण केवल एक ही बात बोलते थे वो कि भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार में काम नहीं हुआ और जो हमारे प्रत्याशी थे उस प्रत्याशी के खिलाफ कभी उनसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है वो राज्यसभा का मेटेरियल है, कभी कहते थे एम्बेसडर कार है, कभी कहते थे गुड़िया। तो इस प्रकार के आरोप लगाने के अलावा कोई भी इनके प्रकार से कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं थे। इसीलिए तो इन्हीं के लोग जो नेता मंच से कहते थे कि एक सीट को हारने से हमें कोई असर नहीं पड़ा, क्यों उनके पास तो बोलने का कोई मुद्दा नहीं था कि हमने 6 महीने में ये विकास किया, एक काम किया। इसलिए जो आज टिहरी की जनता ने विकास जो वहां पर विकास नहीं हुआ 6 महीने में के अंदर चक्का जाम हो गया था, उसके खिलाफ टिहरी की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। जी मुझे एक चीज बताइए, अभी साकेत बहुगुणा से हमारे संवाददाता पंकज पवार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। साकेत बहुगुणा, अब जाहिर तौर पे इतनी करारी हार हुई है तो चेहरा धुआं ही था, बहुत निराश लग रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज से, लेकिन शब्दों में वो कह रहे थे कि साहब देहरादून की जनता को वो अपना मैसेज दे नहीं पाए, समझा नहीं पाए। अरे आपके पिताश्री पूरा स्टेट देहरादून से गवर्न करते हैं, अगर आप देहरादून की 7 विधानसभा सीटों के लोगों को नहीं समझा पाए तो पूरे उत्तराखंड के लोगों को आपका, आपकी कांग्रेस की सरकार का और आपके पिताश्री का क्या मैसेज जाएगा? ये तो समझने वाली बात है। देखिए मुख्यमंत्री जी 6 महीने का जो समय था उस बीच में तो कोई काम नहीं कर रहे, घोषणा नहीं कर पाए थे।
लेकिन इस बीच में चुनाव के तुरंत बाद जगह जगह की घोषणा करते थे, कर्मचारियों के हित की बात करते थे, व्यापारियों के हित की बात करते थे, जनता के हित की बात करते थे। जी जी बिशन सिंह जी, बिशन सिंह जी, आज मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं, कांग्रेस का कोई भी नेता बच रहा है, हम ऐसा कहें, या हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन सुबोध भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुबोध उनियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सुपर सीएम के नाम से भी मशहूर हैं, आपके जो काम है वो भी वैसे ही बड़े बड़े हैं। सुबोध उनियाल भाई साहब, ये कैसे ये गड़बड़झाला हो गया? देखिए, अगर आप पूरा चुनाव को अगर एनालाइज करें तो आपको लगेगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों को जो सरकार का 6 महीने का कार्यकाल था, जबकि आपदा जो उत्तरकाशी में आई थी, उसके बावजूद हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त बनाई है बीजेपी के ऊपर। और जो अर्बन एरिया था, शहरी इलाके में हम लोग कहीं ना कहीं हम जो जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए, और जो आर्थिक सुधारों के जो हमारे सरकार के जो कदम उठाए गए आर्थिक सुधारों के लिए, उसको समझाने में समय की कमी रही हो, हम लोग जनता को उसको समझाने में सफल नहीं हो पाए। और गैस, और जैसे गैस का एलपीजी का जो था, जो सब्सिडाइज सिलेंडर को जो सीमित किया गया, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमें चुनाव में देखने को मिला। सुबोध भाई, अभी साकेत भाई से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत पंकज पवार हमारे संवाददाता ने की। साकेत जी ने एक चीज ऐसी कही जो मुझे बहुत खटकी। उन्होंने कहा कि वो देहरादून के लोगों को समझा नहीं पाए, देहरादून की 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर वो अपने मैसेज को प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर पाए, इफेक्टिवली सर्कुलेट नहीं कर पाए। ये सब ये बयान ही अपने आप में लगता है कि कहीं ना कहीं मूलतः गलत है, क्योंकि देहरादून से ही पूरी सरकार संचालित होती है। पिताश्री मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी देहरादून से ही राज्य को चलाते हैं। ऐसे में अगर देहरादून के लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पाए तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है पार्टी स्तर पर। नहीं भाई, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मेरा कहना यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गैस का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता, और दूसरा मैंने आपको बताया कि उत्तरकाशी में इतनी भयंकर आपदा आई थी, हम पे इतना आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि सरकार उदासीन है। गंगोत्री की सीट को जीत करके हम ये दिखा दिया कि सरकार कितना संवेदनशील थी, और कुल मिलाकर के वहाँ जो लोगों ने भी सरकार के कदमों का साथ दिया। यही पूरे के पूरे उत्तराखंड का, आप देहरादून जिले का आप ग्रामीण क्षेत्र देखिए, तगरौटा का, जहाँ हमने बीजेपी में 9,000 साढ़े 9,000 की बढ़त बनाई। मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के कार्यों को जनता ने यहाँ की सराहा है 6 महीने के कार्यों को। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो मैंने आपसे कहा, जो आर्थिक सुधारों के लिए, चाहे वो एफडीआई का मामला हो, चाहे वो एलपीजी गैस को सब्सिडाइज गैस सिलेंडर में को सीमित करने का मामला रहा हो, इस मामले में सरकार के इस निर्णय के बावजूद कि हम एडिशनल सिलेंडर स्कीम देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भ्रामक प्रचार करके जनता को भड़काने की कोशिश की, हम उस भ्रामक प्रचार को में जनता को समझाने में सफल नहीं हो पाए। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। अच्छा सुबोध भाई, ये तो केवल एक सीट का मामला था, जैसा कि आप ही के पार्टी के बड़े नेता कई बार कह चुके हैं, माननीय हरक सिंह जी हो या तमाम दूसरे नेता हो, कि साहब एक सीट के जीत हार से केंद्र की सरकार पर कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। इस तरह के बयान भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले माने गए जनता के बीच में। बड़ा सवाल यह है कि अगर एफडीआई हो, आर्थिक सुधार हो और एलपीजी गैस का मुद्दा हो, अगर इन मुद्दों पर साकेत भाई को हरा दिया गया तो क्या केंद्र सरकार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक खतरे की घंटी नहीं है, एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है सुबोध भाई? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, आर्थिक सुधार इस देश के लिए आवश्यक है। आर्थिक सुधारों का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आर्थिक सुधार बहुत जरूरी है, और आर्थिक सुधार किए बिना हम गांव के उस अंतिम व्यक्ति के विकास की बात नहीं सोच सकते। लेकिन अगर सरकार ही नहीं बचेगी तो फिर सत्ता ही नहीं रहेगी, तो फिर विकास किसका कर पाएंगे आप लोग? बात आप ठीक कह रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो चुनाव के समय में ये निर्णय जो आया, उसका वही कारण था कि कम समय होने के कारण हम जनता को इस बारे में समझाने में सफल नहीं हो पाए। तो 2014 तक समझा पाएंगे? निश्चित रूप से इसके फायदे आने शुरू हो जाए। तो 2014 में आप देखेगा कि उत्तराखंड की हम 5 सीटों को जीत करके कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे सरकार के कामों के द्वारा। अच्छा ये बताइए, 5 का पंच आप लगाएंगे 2014 में, इसके लिए शुभकामनाएं अभी से ले लीजिए। चौफाल साहब बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो एलपीजी सिलेंडर्स की राशनिंग की बात थी कि साहब 6 सिलेंडर तक महदूद कर दिया जाएगा आम जनता को, अब लगता है कि केंद्र सरकार को उसको बढ़ाकर 6 से 12 या 14 या 18 करना चाहिए। आपको भी ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी एक पत्र लिखा था केंद्र को, जिसमें सिलेंडर 12 किए जाने की वकालत की गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी भ्रामक प्रचार करके लोगों को भगाने की कोशिश की कि कांग्रेस का चुनावी स्वरूप है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आज मैं समझता हूँ अभी भी हम इस बात पे स्टैंड करते हैं कि वास्तव में आम आदमी की जरूरत 12 सिलेंडर की है, 12 सिलेंडर हो जाने चाहिए। ठीक बात है।
सुबोध भाई आप रहिएगा, फोन मत काटिएगा। इस वक्त हमारे साथ माननीय भुवन चंद्र खंडूरी साहब जुड़ रहे हैं। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आप उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। खंडूरी साहब, समाचार पत्र पर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भाई साहब हमारे साथ, पहले तो मैं जीत की बधाई दूंगा आपको। अंडर करंट रहते हुए, अंडर डॉग रहते हुए शानदार थंपिंग मेजॉरिटी से आपने जो जीत हासिल की, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको। और उत्तराखंड में ये नारा एक बार फिर से लागू हो जाएगा आपसे कि खंडूरी वाकई है जरूरी। ये सब कार्यकर्ताओं की कोशिश है, मेहनत है जी, और सभी को श्रेय जाता है। मैं मतदाताओं को भी आभार व्यक्त करता हूँ। सुबोध उनियाल साहब मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के भ्रामक प्रचार की वजह से कांग्रेस की हार हुई, ये बीजेपी की जीत नहीं है। अभी मैं सुबोध जी को इतना ही सलाह दे सकता हूँ, उनके उम्र में थोड़ा बड़ा होने के नाते से, कि सुबोध आपको हार हो या जीत हो, उसको सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब बिल्कुल अपने हार को स्वीकार करते हैं, जनता का निर्णय है, लोकतंत्र में जनता के ठीक है, उसको सम्मान करना चाहिए। और ये भ्रामक प्रचार है, ये सारे सब चुनाव से पहले बातें होती हैं। चुनाव के बाद हम लोगों को ये देखना चाहिए कैसे आम जनता का भला होना चाहिए। आप भी भला करें, हम भी भला करें। अगले दफे चुनाव होंगे, जो ज्यादा भला करेगा उसको जनता अपना आशीर्वाद देगी। और ये प्रचार विचार के समय खत्म हो गया। जहां तक ये कहना भ्रामक प्रचार है, हमारा प्रचार था महंगाई के ऊपर, हमारा प्रचार था भ्रष्टाचार के ऊपर, हमारा प्रचार था कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने क्या क्या काम उत्तराखंड में किए हैं पिछले 10 साल में। केंद्र में पिछले 8 साल से यूपीए 1-2 क्या कर रही है, अटल जी ने 5.5 साल क्या किए, ये बड़े बड़े मुद्दे थे। और उन पे भ्रम की तो गुंजाइश नहीं थी। हम तो तथ्यों के आधार बात कर रहे थे। मुद्दों पर तो चुनाव की लड़ाई नहीं किया करती, ये मुद्दे तो कहीं बोले ही नहीं गए। नहीं, मैं नहीं मानता कि बीजेपी ने कहीं विकास के नाम पर चुनाव लड़ा। बीजेपी लगातार महंगाई और जो गैस सिलेंडर और एफडीआई को लेकर हम पे अटैकिंग थी। और मैंने आपसे कहा कि इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम आपके जो प्रचार करने का तरीका था, जिसमें आपने जनता को इन चीजों के नाम पर, क्योंकि आप सितारगंज में भी आप महंगाई को लेकर कहते, लेकिन सितारगंज में आपने 40,000 की कहते थी जीत प्राप्त की। ये जो गैस सिलेंडर पर जो घर घर को प्रभावित कर रहा था, इस पर हम जनता को अपना सही संदेश नहीं दे पाए, तो हमारी हाथ का सबसे बड़ा ऐसा आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस जीत के आई है, जहाँ 2009 में भी हम हारे थे। हम ग्रामीण 14,000 की आपकी घनसाली की जीत को हम 3,000 में ले आए। हम धनोल्टी की सीट जीत गए। हम आपकी पुरोला वाली सीट जीत गए। गंगोत्री जहां इतनी बड़ी आपदा आई थी, उस सीट को बचाने में सफल रहे। हम चक्रौता में मुन्ना सिंह चौहान के आने के बावजूद सरकार से जीत गए। तो कुल मिलाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के कार्यों का प्रभाव था, क्योंकि वहां गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जहां गैस की एक आम आदमी की आवश्यकता था, हम रसोई पर इसका असर पड़ा, जिस कारण हमें कहीं न कहीं चुनाव में भारी नुकसान होता था। ये जो अपने सुबोध जी ने अपने मशीन गन फायर शुरू कर दी और जैसे लगता है माना ये कोई याद करके चीजें आए हैं, ऐसा नहीं है। आप बात करते हैं सिर्फ गैस सिलेंडर और आप बात करते हैं सितारगंज की। सितारगंज की बात पर अगर चर्चा करना चाहें तो अलग बात है। किन परिस्थितियों में कैसे वहां पर विजय हुई और क्या आधार पर हुई, वो अपने आप एक अलग है। लेकिन ये जो घोटाले पिछले 3 साल से चल रहे हैं और प्रदेश के अंदर 7 महीने के अंदर, 7 महीने हम आज से गिन रहे हैं, चुनाव के सितारगंज समय में क्या था, लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार सितारगंज जीत जाएगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद चीजें ठीक होंगी। कोई चीज ठीक नहीं हुई और ज्यादा खराब हुई। और इसलिए इस बातों को मानना चाहिए। जो हकीकत है, सिर्फ सिलेंडर के पीछे आप बाकी सिलेंडर तो एक वजह है, लेकिन केंद्र ने जिस प्रकार भ्रष्टाचार चला, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार गलत काम हुए, प्रकाश के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस के अपने ही सदस्य विधायक मंत्री कह रहे कि आईसीयू में है, कोई कहता है ये सरकार ठीक नहीं है, कोई कहता है मंत्री ठीक नहीं है, मंत्री आपस में लड़ते हैं, अधिकारी काम नहीं करते हैं। तो इस स्थिति को जो जमीन पर उपस्थित है, हालत है, उसको तो स्वीकार करना चाहिए ना। हमने थोड़ी कहा था कि आईसीयू में, उनके अपने लोग करें। हम थोड़ी कहते हैं कि मंत्री 10 कदम पैदल नहीं चल सकता और दौड़ नहीं सकता और वो खेल मंत्री बना हुआ है। हमने थोड़ी ऐसी बातें कही थी। इसलिए जनता ने इन सब बातों को देखा है। सितारगंज का एक स्थिति थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बाद कुछ अच्छा काम होंगे, तेजी से काम होंगे, लेकिन स्थिति वही रही। कांग्रेस के आपस में अंतरकलह इतनी ज्यादा रही और उसका नतीजा लोगों को भुगतना पड़ा। कीमतें बढ़ती रही, भ्रष्टाचार बढ़ते रहे, हर रोज नए भ्रष्टाचार आते रहे। तो इसलिए ये बात कहना कि सितारगंज में जो स्थिति थी, शायद जनता को उस समय ये उम्मीद थी कि कुछ आगे ठीक होगा। उसके बाद भी 3-4 महीने को ठीक नहीं हुआ, जनता को निराशा हुई। कांग्रेस के अंदर एक से एक और बड़े भ्रष्टाचार खुल गए। उसके बाद कोलगेट खुला। अभी यहाँ पे जो एक सलमान खुर्शी जी का चल रहा है, उसके बारे में चर्चा है। तो इस प्रकार हर रोज घटनाएं घट रही हैं। इनको भी ध्यान में जनता न ले तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और जनता ने उसका लिया, हिसाब लिया और उसके बाद ये बातें हुई, ये बातें कमी हुई हैं, उसको तो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जमीन पर सत्यता है।
इसलिए कारण अनेकों हैं, लेकिन उन कारणों को नकारना हमारे लिए भी और कांग्रेस लिए भी ठीक नहीं है। खंडूरी साहब नमस्कार, मैं अमिताभ अग्निहोत्री। धन्यवाद अग्निहोत्री जी। भाई साहब एक प्रश्न है मेरे मन में जी। टिहरी का जो जनादेश आया जी, इसके बाद क्या आप ऐसी कुछ संभावना देखते हैं कि कांग्रेस के भीतर जो तमाम गुटीय राजनीति है उसके चलते प्रदेश की सरकार की स्थिरता पर कोई फर्क पड़ता दिखता है क्या? नहीं अग्निहोत्री जी, मैं मानता हूँ ये बात जो है, टिहरी का जो अभी चुनाव का नतीजा एक है, लेकिन आप तो पहले दिन से देख रहे हैं कैसे इस प्रकार की स्थिति रही। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ कैसी स्थिति रही, आखिरी समय में कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस प्रकार बनाया खंडूरी साहब, तो हाँ। खंडूरी साहब मैं पूरी माफी के साथ विनम्रता से आपसे माफी मांग रहा हूं, आप हमारे साथ रहिए, फोन मत काटिएगा। हरीश रावत साहब जुड़ गए हमारे साथ। हरीश रावत जी, समाचार प्लस पर स्वागत है आपका जी। हरीश रावत जी, जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सेटबैक है, और कहीं ना कहीं ये विजय बहुगुणा जी के 6 महीनों के शासनकाल के ऊपर जनता का एक नकारात्मक रेफरेंडम भी माना जा सकता है। देखिए, हम सब लोग मिल करके चुनाव लड़े थे, संगठित तौर पर पार्टी चुनाव लड़ी थी। पार्टी जब चुनाव लड़ती है, कभी जीतती है, कभी हारती है। हाँ। और हर हार एक प्रकार का धक्का होता है, एक प्रकार की चुनौती होती है। तो हम इस हार की जो चेतावनी है उसकी गहराई से विश्लेषण करेंगे, और जो हमारी कमियां रही हैं, कहीं पर हमसे जो त्रुटियां रहेगी जिसकी वजह से जनता भाजपा की तरफ मुड़ी है, हम उनको दूर करेंगे। नहीं रावत जी, क्या लगातार ठाकुर जो कैंडिडेट हैं प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा या बीजेपी के द्वारा उनकी नजरअंदाजी क्या इस चुनावों पर भारी पड़ी? क्योंकि हमारे पास पूरे के पूरे जो आंकड़े हैं, जो एनालिसिस है, अभी वो आया नहीं है, लेकिन फौरी तौर पे जो जानकार है वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ठाकुर मतदाताओं को ना लुभा पाना, ठाकुर कैंडिडेट को ना उतारना, ठाकुर नेताओं की नजरअंदाजी करना, ये दिक्कत पड़ी। देखिए, मेरा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है, और मैं समझता हूं कि हमारी जो सोसाइटी है बहुत ही मिलीजुली है, और सब लोग एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जहां जो योग्य व्यक्ति हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, और आने वाले दिनों में कांग्रेस भी, भाजपा भी सब अवसर देंगे, सबको अवसर मिलेंगे। हरीश रावत जी नमस्कार, मैं अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। जी अमिताभ जी। हरीश जी, एक सवाल मेरे जहन में है कि जब कांग्रेस आलाकमान टिहरी के लिए उम्मीदवार तय कर रहा था, तब कुछ ऐसी खबरें आई थी कि उस एक नाम पर सहमति नहीं थी, लेकिन अंततः आलाकमान ने उस नाम को ही आगे किया। क्या वहां से कुछ ऐसा नीचे तक चलन आया कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ने की मनस्थिति में नहीं रही? देखिए, टिहरी संसदीय क्षेत्र से श्री विजय वर्मा सांसद थे जी। मुख्यमंत्री बनने और विधायक बनने तक वो रहे। उनकी सदस्यता से त्यागपत्र देने के कारण ही ये चुनाव हुआ था। इसलिए हम सब ने जो उन्होंने चॉइस बनाई, जो उन्होंने निर्णय किया, उसका स्वागत किया। और पहले दिन ही, नामांकन के दिन, हम सब ने एकजुट होकर के, एक साथ खड़े होकर के उम्मीदवार के लिए अपील की, और उसके बाद लगातार सभी नेतागण, सभी लोग चुनाव अभियान में जुटे रहे। इसलिए किसी को किसी तरीके से इंगित करना, कहीं पर कोई बात कहना, वो बिल्कुल गलत होगा। और मैं समझता हूं कि हम हारे हैं, भाजपा जीती है। मैं विजयी उम्मीदवार को बधाई देना चाहता हूं। अपनी जो हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा लड़ा, मैं होते हुए भी उन्होंने एक बहुत मैच्योर्ड तरीके से चुनाव अभियान को चलाया अपना। हरीश जी, इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भवन चंद्र खंडूरी साहब मौजूद हैं। खंडूरी साहब, हरीश रावत जी बधाई दे रहे हैं आपको। नहीं, धन्यवाद है। हरीश रावत ने जो कुछ भी कहा है बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन की जगह ठीक बात कहा है। हाँ। और ठीक है, हार जीत लगी रहती है,
लेकिन हार जीत से हमको ये अपने पार्टी के अंदर संबंधित है, उनको सबक सीखना चाहिए, कहाँ गलती की है उनको ठीक करना चाहिए जी। तो बीजेपी और कांग्रेस को उत्तराखंड में ये सोचना चाहिए जी किस प्रकार से इस नए प्रदेश बने हुए उत्तराखंड को संपन्न किया जाए, विकसित किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। ये सब हम सबका कर्तव्य है। राजनीतिक बातें अलग अलग हैं, लेकिन इन मुद्दों पर सब एक हैं और इस तरह से हमको कोशिश करनी चाहिए। जीत हाथ तो लगी रहती है। खंडूड़ी साहब, क्या ये एंटी गवर्नमेंट एक रेफरेंडम जनता की तरफ से माना जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र थे साकेत बहुगुणा जी? देखिए, रेफरेंडम शब्द एक जो बहुत बड़ा स्ट्रांग शब्द है। ये हार जीत जब भी होती है वो सरकार का कैंडिडेट और सरकार की अगर नहीं जीतती है तो उसमें उसे लगाया जा सकता है कि सरकार से कुछ लोग नाराज हैं। और इस विषय में इस समय प्रदेश में समस्या थी, कांग्रेस के लिए केंद्र में समस्या थी और बीजेपी के लोगों से जनता को उम्मीद थी हमारे पुरानी पृष्ठभूमि को देखकर उत्तराखंड के अंदर, और इसलिए लोगों ने हमको जनमत दिया है। विधानसभा में भी हम लोग 31 और 32 थे, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। और इसलिए ये जो निर्णय आता है मतदाता का वो इस आधार पर आता है कि वर्तमान में स्थिति क्या है और किस पार्टी से वो क्या उम्मीद करती है, उसके आधार पर अपना निर्णय लेते हो। जी, ये जो जीत है, ये जीत कांग्रेस की नीतियों की का फेल्योर है या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का बढ़ा हुआ अतिरेक उत्साह और विश्वास? ये दोनों बातें हैं। जो आप पहली बात की वो दूसरे से जुड़ी हुई है। जब नीतियां हैं, अभी जैसे कीमतें बढ़ी हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अनुशासन जिस शासन पिछले 7 महीने चल रहा है उसके अंदर क्या कमियां हैं, किस प्रकार असंतुष्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में जो सत्ता पार्टी है उसके अंदर किस प्रकार मतभेद उभरे हैं, इन सब बातों का प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के आधार पर लोग अपना मन बनाते हैं। दूसरी पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं, उन्होंने अपने शासन में किस प्रकार काम किया, ये सब बातें मिली जुली होती हैं और उसके आधार पर मतदाता कुछ अपना मन बनाता है। जी, माननीय खंडूड़ी जी, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से कई दफे अपने ही लोगों को थोड़ा सा ऐसा चौंकाने वाला का बर्ताव प्रदर्शित करना कहीं ना कहीं वो हार की एक बड़ी वजह बना। जैसे कैंपेन के आखिरी पलों में शूरवीर सिंह सहजवान साहब से उनकी झाएं हो गई, उस पर नाराजगी हुई, बाद में उनको उनके घर जाके मनाया गया, फिर बयान आया कि नहीं